नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। हमने शुक्ल जी के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया था और इन्होंने जो आधुनिक काल को तीन तीन उत्थानों में बांटा है वो आज हम देखेंगे। तो किस प्रकार से उन्होंने आधुनिक काल को तीन तीन उत्थानों में विभाजित करने का प्रयास किया है। तो इसमें है आधुनिक काल को उन्होंने तीन तीन उत्थानों में विभाजित किया है। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान को इन्होंने 1925 से 1950 विक्रमी यानी प्रथम उत्थान की समय सीमा किया है 1925 से 1950 विक्रमी, और द्वितीय उत्थान में 1950 से 1975 विक्रमी, और तृतीय उत्थान में 1975 से आगे। 1925 को जब हम ईस्वी सन में देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा समय है या ऐसी कौन सी खास बात है जो इस समय सीमा में आती है, तो 1868 ईस्वी में एक पत्रिका आई थी भारतेंदु जी की, कवि वचन सुधा। तो यह समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी कारण से शायद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका प्रथम उत्थान माना होगा। और दूसरा है भारतेंदु का विद्या सुंदर जो नाटक है वो आया था। द्वितीय उत्थान में आता है इस समय सीमा में 1893 ईस्वी। इस समय क्या हुआ था हमने पढ़ा भी था पीछे कि 1893 ईस्वी में क्या हुआ था। 16 जुलाई 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना हुई थी। तृतीय जो उत्थान है 1975 विक्रमी से आगे 1918 ईस्वी, और 1918 ईस्वी में स्पेशल यानी विशेष क्या हुआ था, तो छायावाद आया था 1918 में। अब इन्होंने जो तीन उत्थान किए हैं वो उन्होंने गद्य में भी किए हैं और पद्य में भी किए हैं। दोनों में सेम ही है तो याद रखने में आसानी होगी। दोनों में एक ही है। अगर पद्य का पूछा जाता है तब भी इन्होंने तीन ही उत्थानों में इसको विभाजित किया है, और अगर गद्य का पूछा जाता है तब भी इन्होंने तीन ही भागों में विभाजित किया है। परीक्षा में जो भी आए आप दोनों को एक समान याद रखिए और उसका उत्तर कर सकते हैं। प्रथम उत्थान यहाँ पर भी वही है 1925 से 50, 1950 से 75, 1975 से आगे। 25 वर्षों का जो समय अंतराल है वो इन्होंने लिया है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, याद करने में आसानी है। और ये 1868 ईस्वी, 1893 ईस्वी और 1918 ईस्वी ये खास विशेष जो सन है वो है। और इसमें क्या हुआ था, ये खास क्यों है, विशेष क्यों है, तो 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा आई, ये हमने अभी देखा। 1893 ईस्वी में नागरिक प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना हुई, और 1918 ईस्वी में छायावाद आया। रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ कथन है या उन्होंने क्या कहा है, तो भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि है इन्होंने तुलसीदास को माना है। यानी भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कौन है शुक्ल जी के अनुसार, तो तुलसीदास है। हिंदू जनता का प्रतिनिधि कवि कौन है, तो वो है भूषण। शुक्ल जी के अनुसार भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि तुलसीदास है और हिंदू जनता का प्रतिनिधि कवि भूषण है। दोनों ही जो है कथन वो अलग अलग तरीके से परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, और इसमें अंतर भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर भारतीय जनता है तो उसमें आएगा तुलसीदास, और हिंदू जनता है उसमें आएगा भूषण। भारतीय जनता का मतलब है भारत में जितनी भी जनता रहती है, जितने भी लोग रहते हैं, फिर वो चाहे किसी की भी जाति के क्यों न हो, तो उन सब के प्रतिनिधि कवि तो है तुलसीदास। और भारत में जितनी हिंदू जनता रहती है यानी दूसरी जाति के लोग जैसे मुसलमान वगैरह है, तो उनको छोड़ करके हिंदू जनता है वो उनके जो प्रतिनिधि कवि है वो भूषण है। इस प्रकार से इन दोनों में अंतर है, परीक्षा में विशेष रूप से ध्यान में रखना है। एक दूसरे को मिक्स नहीं करना है। अगर भारतीय जनता पूछा जा रहा है तो तुलसीदास ही करना है, भूषण नहीं करना है वहाँ पर। जायसी के साहित्य को महत्व दिलाने का कार्य है वो रामचंद्र शुक्ल ने किया है। यानी एक और काम जो रामचंद्र शुक्ल ने किया है वो है जायसी के साहित्य को महत्व दिलाने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को जाता है, और साथ में विजय देव नारायण साई। यानी जो जायसी का जो साहित्य लिखा गया था, जो पद्मावत उनकी रचना है, वो फारसी भाषा में फारसी लिपि में लिखी गई थी। भाषा तो अवधी थी उसकी, लेकिन जो लिपि थी वो फारसी थी।
फारसी लिपि से देवनागरी लिपि में रूपांतरण करने का कार्य है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया है, ताकि उसे भारत की अधिक से अधिक जनता उसको समझ सके, उसको पढ़ सके। शुक्ल जी द्वारा नामकरण और काल विभाजन अब आता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक, इतिहासकार, इन्हीं का जो नामकरण और काल विभाजन दिया गया है वो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, और इसी का परीक्षाओं में भी बार बार पूछा जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, अच्छे से इसको याद कर लेना है। तो इन्होंने 4 भागों में जो बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इन्हीं को इन्होंने अलग दूसरा नाम दिया है। तो आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा है, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीति काल कहा है, आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा है। अब ये आपको दो नाम दिख रहे हैं, यानी रामचंद्र शुक्ल का एक योगदान ये भी है कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण किया है। यह दोहरा नामकरण हमें दिखाई दे रहा है। तो ये दोहरा नामकरण करने का प्रयास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि दोहरे नामकरण की व्यवस्था किसने शुरू की, तो शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण दिया है। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्ल जी द्वारा आदिकाल को क्या नाम दिया गया, तो वीर गाथा काल। इन्होंने आधुनिक काल को क्या नाम दिया, तो गद्य काल। ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इनकी समय सीमा क्या है। आदिकाल की यानी वीर गाथा काल की उन्होंने समय सीमा क्या मानी है, तो 1050 से 1375 विक्रमी। दूसरा है भक्ति काल की, इन्होंने समय सीमा क्या मानी है, तो 1375 से 1700 विक्रमी। तीसरा है रीतिकाल, रीतिकाल की समय सीमा है 1700 से 1900 विक्रमी। और गद्य काल यानी आधुनिक काल, इसकी समय सीमा उन्होंने 1900 से 1984 विक्रमी। यह आपको बिल्कुल रट लेना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है और शुक्ल जी का साहित्य इतिहास का ही प्रश्न आता है। अब वो समय सीमा को लेकर भी आ सकता है, और इनका जो इन्होंने जो नामकरण दोहरा नामकरण किया है इस प्रकार से भी आ सकता है कि आदिकाल को दूसरा क्या नाम दिया है, आधुनिक काल को क्या नाम दिया है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जो 1050 से 1375 विक्रमी है आदिकाल की समय सीमा है, उसमें इसको अगर हम ईस्वी सन में देखते हैं तो वो 993 ईस्वी और 1318 ईस्वी। आपको भी इसको ऐसे ही याद रखना है, यानी अभी तक जितने इतिहासकार हुए हैं या आगे भी होंगे, वो कुछ ज़्यादातर ने पहले के शुरुआत के ज़्यादातर ने क्या किया है, विक्रमी संवत में अपना इतिहास को विभाजित करने का कार्य किया है। तो आपको एक को याद रख लेना है, या तो आप विक्रमी में याद रख ले या फिर ईस्वी में याद रखने का प्रयास करें। अगर आप एक में याद रखते हैं तो परीक्षा में आप अपने आप ही उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ईस्वी में पूछा है तो आप ईस्वी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो विक्रमी में पूछ रहा है तो आपको विक्रमी याद होता ही है। तो मैंने तो ऐसे ही याद किया है, मैंने एक याद कर रखा है कि विक्रमी याद कर रखा है, तो ईस्वी अपने आप वहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो दोनों चीज़ें अगर हम याद रखने का प्रयास करेंगे तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों ने अपना अपना अलग अलग जो काल विभाजन है वो किया है। तो हमें एक ही तरीके से याद रखना है ताकि चीज़ें याद रहे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल है उसकी समय सीमा 1050 से 1375 विक्रमी मानी है। उसका जो अगर हम ईस्वी में देखते हैं उसको, अगर हम ईस्वी में इसको देखते हैं तो 993 ईस्वी है 1050, और 1375 है वो 1318 ईस्वी है। तो जो 1050 है इसका प्रथम कवि यानी किसको माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो भोज को। और यहाँ पर है वो हमीर है। अब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमने अध्ययन कर लिया, उनके बारे में देख लिया है, पढ़ लिया है। अब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो आधार रूप में है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ही आधार माना है। उसी के आधार पर उन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, यानी बहुत सी बातें उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही उठाई है और उन्हीं के ग्रंथ से उन्होंने ली है। ज़्यादातर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है उसी को थोड़ा बहुत इधर उधर करके उन्होंने अपने इतिहास में लिखा है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो साहित्य इतिहास है उसका नाम क्या है, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है।
इन्होंने कौन से ग्रंथ को आधार बनाया है, यानी किस ग्रंथ को आधार मान करके उन्होंने अपना साहित्य इतिहास लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उसी को उन्होंने आधार बनाया है। प्रथम भाग इसका इन्होंने प्रकाशित करवाया और वो कब प्रकाशित हुआ? तो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये कितने प्रकरणों में विभक्त है? तो आपको ध्यान रखना है 7 प्रकरणों में विभक्त है। यानी इनकी इच्छा थी कि मैं अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ को, जो आलोचनात्मक इतिहास है इनका ग्रंथ है, इन्होंने इसे 2 भागों में प्रकाशित करवाने का प्रयास, इनका इरादा था कि 2 भागों में प्रकाशित कराऊं, लेकिन दूसरा भाग ये प्रकाशित नहीं करवा सके, तो एक ही भाग प्रकाशित हो सका और वो 7 प्रकरणों में विभक्त है। और 7 प्रकरणों में विभक्त है, लेकिन उसमें 2 ही कालखंड आ रहे हैं, एक आदिकाल और दूसरा भक्तिकाल। केवल ये 2 ही कालखंड इस प्रकाशन में आ रहे हैं, यानी जो पहला प्रकाशन इन्होंने किया है इसमें ये 2 ही कालखंड आते हैं, यानी इनका जो साहित्य इतिहास है वो आधा है, 2 ही कालखंड इसमें है, रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में नहीं है। तो इस प्रकार से इनका जो साहित्य इतिहास है, आलोचनात्मक साहित्य इतिहास, इसको अधूरा साहित्य इतिहास भी माना जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस इतिहास ग्रंथ को अधूरा साहित्य इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है, माना जाता है, तो वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इन्होंने जो 7 प्रकरणों में विभक्त किया है अपना साहित्य इतिहास, वो कौन कौन से हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये 7 जो प्रकरण है उनमें से जो 2 है वो आदिकाल के हैं, यानी आदिकाल को उन्होंने 2 प्रकरणों में विभक्त किया है और इस आदिकाल को उन्होंने नाम दिया है संधिचारण काल। संधिचारण काल पूरा नाम ये है इसका, संधिचारण काल। यानी आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं? संधिचारण काल कहते हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल है वो आदिकाल को क्या कहते हैं? वीरगाथा काल कहते हैं। हमने ग्रियर्सन का देखा, उन्होंने चारण काल कहा था। इस प्रकार से जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है वो संधिचारण काल आदिकाल को कहते हैं। अब इस संधिचारण काल यानी आदिकाल को इन्होंने फिर 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है संधि प्रकरण, दूसरा है चारण प्रकरण। इस प्रकार से संधिचारण काल के ही 2 भाग हो गए, यानी आदिकाल के इन्होंने 2 भाग किए हैं। फिर जो दूसरा भाग हमारा कालखंड आता है वो है भक्तिकाल। भक्तिकाल को इन्होंने फिर ये 5 भागों में अलग से दिया है। तो एक भाग हो गया, एक प्रकरण इनका हो गया भक्तिकाल में अनुक्रमणि का। दूसरा है संत काव्य, सूफी काव्य, सगुण राम और कृष्ण काव्य। इस प्रकार से उन्होंने नाम दिया है, यानी 7 प्रकरण इस प्रकार से उन्होंने विभाजित किया है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो साहित्य इतिहास है वो कितने प्रकरणों में विभाजित है? 7 प्रकरणों में कौन कौन से हैं? नाम बिल्कुल आपको कोई सा नाम दे सकता है और 4 नाम दिए जा सकते हैं और एक दूसरा नाम पूछा जा सकता है, यानी 3 नाम इनके और एक दूसरा कि कौन सा नहीं है, या फिर 3 नाम है और चौथा नाम इनका डाला जा सकता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर आता है हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, वो केवल 2 ही कालखंड मिलते हैं। इसमें केवल 2 कालखंड मिलते हैं, यानी 4 हमारे जो हिंदी साहित्य के कालखंडों में विभाजित किया गया है हमारे हिंदी साहित्य इतिहास को, उनमें से केवल आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में ही जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है इनके आलोचनात्मक इतिहास में मिलता है। ये हमने पहले भी बात करी, आदिकाल और भक्तिकाल। अब इन्होंने इसमें जो इनका जो आलोचनात्मक इतिहास है इसमें उन्होंने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का काल विभाजन किया है और लगभग 1000 वर्षों का इन्होंने साहित्य इतिहास है इसमें लिखा है। यहाँ पर ये ईस्वी सन में लिखा हुआ है, जो हमने पीछे पढ़ा वही वो विक्रमी में था वहाँ पर, और ये ईस्वी में। दूसरा भाग प्रकाशित नहीं होने के कारण इसे एक अधूरा साहित्य इतिहास कहा जाता है, यह अभी हमने बात करी। आदिकाल को 2 भागों में इन्होंने बांटा है, ये रहा आदिकाल, और आदिकाल को उन्होंने पूरा नाम जो दिया है, यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदिकाल को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं इसको संधिचारण काल। संधिचारण काल इसको आदिकाल को कहते हैं और इसके फिर 2 उपविभाग ये करते हैं। पहला है संधिकाल, दूसरा है चारण काल।
इन्होंने जो समय सीमा मानी है संधि चारण काल की, ये हमने देखा 750 से 1375 विक्रमी। संधि काल की जो समय सीमा है 750 से 1000 विक्रमी, और चारण काल की समय सीमा है वो 1000 से 1375 विक्रमी। फिर है पूर्व मध्यकाल। इन्होंने भक्ति काल को जो पूर्व मध्यकाल है उसको भक्ति काल नाम दिया है, और 1375 से 1700 विक्रमी इसका समय सीमा है। रीतिकाल की जो समय सीमा है वो 1700 से 1900 विक्रमी है। ज़्यादा जो विवाद है वो आदिकाल के नामकरण में ही है, यानी आदिकाल का जो नाम है वो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम इसको दिया है। तो इसमें ज़्यादा आपको अलग अलग ध्यान में रखना है कि किस इतिहासकार ने इसको क्या नाम दिया है। आगे वैसे आ भी जाएगा, एक पूरा हम एक साथ इसको याद रखेंगे कि आदिकाल को अलग अलग इतिहासकारों ने क्या क्या नाम दिया है, तो वो वहाँ पर हमें याद भी हो जाएगा। बाकी हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं अगर हमें वैसे वैसे याद हो जाता है तो आगे चीज़ें याद रखने में आसानी होती है, एक साथ पूरी चीज़ें बाहर नहीं बनती है। बाकी जो भक्तिकाल है वो ज़्यादातर ने भक्तिकाल ही कहा है, रीतिकाल को ज़्यादातर इतिहासकारों ने रीतिकाल ही कहा है। आधुनिक काल का नाम ही आधुनिक काल ही दिया है। ज़्यादा है जो नामकरण में वो आदिकाल के नामकरण में ही है। अब शुक्ल जी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा पढ़ने के बाद में अब आते हैं हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। तो इनकी जो 3 रचनाएं मिलती है साहित्य इतिहास से संबंधित, इन्होंने कोई विशेष रूप से कोई ग्रंथ है वो साहित्य इतिहास से संबंधित नहीं लिखा है, लेकिन 3 जो रचनाएं इनकी मिलती है वो साहित्य इतिहास से संबंधित ही है। तो पहली है उसमें हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य की भूमिका है वो 1940 ईस्वी की है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है 1952 ईस्वी का है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी का है। जो 2 रचनाएं हैं वो 1952 की है और एक है वो 1940 की। ऐसे ही आप इनको क्रमबद्ध ऐसे अपने दिमाग में क्रमबद्ध रूप से इनको ध्यान में रखो, और ऐसे ही इसका सन भी ध्यान में रखो कि एक है वो 1940 की है, जो पहली कौन सी है भूमिका, फिर 2 है वो 1952 की है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, भूमिका और उद्भव और विकास। एक जो नीचे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये उदय नारायण तिवारी का है, यानी मिलती जुलती रचना है, इसी कारण मैंने इसको यहीं पर लिख रखी है। जो मिलती जुलती रचनाएं होती है उनको वहीं पर लिख लेना चाहिए ताकि याद आसानी से हो और एक दूसरे में हम अंतर स्पष्ट करते हुए उसको याद रख सके, और आगे ज़्यादा रचनाएं है वो एक साथ याद नहीं करनी पड़े। एक साथ रचनाएं याद होती भी नहीं हैं, इनको एक एक करते हुए अगर हम यहीं इनको याद कर लेते हैं तो याद भी हो जाती है और आगे इनका एक तरह से भार नहीं रहता है। तो अब आप देखिए इसमें जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है, इसी नाम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है, लेकिन और उदय नारायण तिवारी ने भी लिखा है, लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है। इन दोनों में एक अंतर है, वो क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पर है साहित्य और यहाँ पर है भाषा। अगर हिंदी भाषा का उद्भव और विकास आए तो वो उदय नारायण तिवारी का है, अगर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास आए तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जब मैंने भी इसको पहली बार पढ़ा था तो मुझे कुछ अंतर सूझा ही नहीं। कई बार होता है हमारे सामने चीज़ें होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती है कि क्या है ये, हमें बिल्कुल सेम लगता है कि ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो ये उदय नारायण तिवारी इसमें क्यों आ रहा है। तो इसमें इस एक शब्द का ही फर्क है, या आप विशेष रूप से इसको याद रखना। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल की अनेक मान्यताओं का खंडन किया है। ये बात कौन कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं गणपति चंद्र गुप्त ने। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र की शुक्ल की जो कथन है उनका विरोध किया है, उनका खंडन किया है, और ये बात कह रहे हैं गणपति चंद्र गुप्त। परीक्षा में आता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक मान्यताओं का खंडन करने का कार्य किसने किया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये बात कौन कहता है, ये कथन किसका है, तो गणपति चंद्र गुप्त का है। द्विवेदी जी आदिकाल को आदिकाल नाम ही देते। एक विशेष बात हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये भी है कि ये आदिकाल को आदिकाल नाम देते हैं। ज़्यादातर जो इतिहासकार है यानी अन्य जो इतिहासकार है वो आदिकाल को अलग ही नाम देते हैं। कोई इसको बीज वपन काल कहता है, कोई इसको चारण काल कहता है। जैसा कि हमने ग्रियर्सन के बारे में देखा, उन्होंने इसको चारण काल कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको संधि चारण काल कहा, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको वीर गाथा काल कहा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग इतिहासकारों ने इसका अलग अलग नाम दिया है।
कोई इसको वीर काल कहता है, कोई इसको वीरगाथा काल कहता है, कोई इसको अंधकार काल कहता है, आगे हम देखेंगे कि, और कोई शून्य काल कह रहा है। गणपति चंद्र गुप्त है, इसको शून्य काल कहते हैं। और आरंभिक काल मिस्र बंधु जो हमने शुरू में देखा, जो इन्होंने 5 कालखंडों में विभाजन किया, तो उन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। इस प्रकार से जो आदिकाल को आदिकाल नाम है वो केवल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको कहा है। फिर है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इनकी जो हिंदी साहित्य का आदिकाल रचना है जो 1952 ईस्वी की है, वो क्या था, वो मूल रूप से एक राष्ट्रभाषा परिषद बिहार में दिया गया 5 व्याख्यानों का एक समूह है। यानी बिहार में जो राष्ट्रभाषा परिषद थी वहाँ पर 5 व्याख्यान दिए थे इन्होंने, उन्हीं का एक संग्रह है और उसी का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। पहली बार ईस्वी सन में इन्होंने काल विभाजन किया। एक बात तो जो हमने पीछे पढ़ी कि इन्होंने जो आदिकाल का नाम है वो आदिकाल दिया। एक जो अब तक विक्रमी संवत में इतिहास लिखे जा रहे थे, विक्रमी संवत में इतिहास को विभाजन करने का कार्य किया जा रहा था, उनके कालखंडों का, उनकी समय सीमा का जो विभाजन है वो विक्रमी संवत में कर रहे थे। वो पहली बार है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईस्वी सन में इसका काल विभाजन किया है। पूछा जा सकता है प्रश्न परीक्षा में कि ईस्वी सन में काल विभाजन करने का प्रयास किसने किया पहली बार, तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त का जो साहित्य इतिहास है वो किस नाम से है, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये कब आया, 1965 ईस्वी में। और हमने जब पद्धति देखी थी, जो 4 पद्धतियाँ, वर्णानुक्रमी, कालानुक्रमी, विधेयवादी और वैज्ञानिक पद्धति, तो वहाँ भी हमने देखा था वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत गणपति चंद्र गुप्त थे। तो हमें याद रखने में, इनका इतिहास ग्रंथ याद रखने में आसानी है कि जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति अपनाई वो गणपति चंद्र गुप्त है, और उसी नाम से यानी वैज्ञानिक के नाम से ही यहाँ पर इनका साहित्य इतिहास है। या फिर हमें अगर इनका जो इतिहास ग्रंथ है अगर ये याद रह जाता है तो हम विधेयवादी इनके पद्धति के बारे में बता सकते हैं कि इनकी पद्धति कौन सी थी, या फिर वैज्ञानिक पद्धति अपनाने वाला कौन था, तो गणपति चंद्र गुप्त। यानी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, बस हमें वो तरीका देखना है कि किस प्रकार से हमें चीज़ें याद रखनी है, या हम इसे याद कैसे कर सकते हैं, याद कैसे रख सकते हैं। फिर है इन्होंने आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा। हमने देखा पीछे भक्तिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 भागों में बांट करके फिर उनके 4 उपविभाग किए हैं। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने है वो रीतिकाल का विभाजन किया 3 भागों में। ऐसे ही आदिकालीन जो साहित्य है, आदिकाल को किसने विभाजित करने का कार्य किया है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकालीन जो साहित्य है उसको 3 भागों में बांटा है। यानी आज जो हम साहित्य इतिहास में आदिकाल का जो विभाजन पढ़ते हैं या आदिकाल के बारे में जो विभाजन पढ़ते हैं और उसमें जो पढ़ते हैं वो किसने किया है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। आदिकाल को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है धर्माश्रित, दूसरा है राजाश्रित, तीसरा है लोकाश्रित। तो धर्माश्रित के अंतर्गत फिर सिद्ध है, नाथ है और जैन है। राजाश्रित के अंतर्गत है रासो साहित्य। लोकाश्रित के अंतर्गत है लोक मनोरंजन की रचनाएं। पदावली खुसरो की पहलियां, पदावली जो विद्यापति की है वो है। अब जो सिद्धों की, नाथों की, जैनों की जो रचनाएं आती है वो धर्माश्रित यानी धर्म से संबंधित है ये। और राजाश्रित है वो है रासो साहित्य, यानी राजाओं के आश्रय में रह करके लिखी गई जो रचनाएं हैं वो रासो साहित्य कहलाई। लोकाश्रित जो लोक मनोरंजन के लिए यानी जनता के मनोरंजन के लिए जो रचनाएं लिखी गई वो लोकाश्रित रचनाएं कहलाई। फिर आता है नागरी प्रचारिणी सभा काशी। हमने पीछे भी थोड़ा सा इसके बारे में देखा था जब हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल हम पढ़ रहे थे कि इसी जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी है, इसी के शब्द सागर की भूमिका लिखने के लिए आचार्य रामचंद्र को शुक्ल को कहा गया और उन्होंने हिंदी साहित्य का विकास नाम से उन्होंने उसकी भूमिका लिखी और बाद में संशोधन के बाद में इसी को इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया। तो उसी नागरी प्रचारिणी सभा काशी की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हमने देखा था 16 जुलाई 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास यानी इसने क्या काम किया था, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास लिखने का कार्य किया था इस संस्था ने, इस सभा ने। प्रारंभिक योजना 16 खंडों में, यह शताधिक यानी बहुत सारे विद्वानों का इसमें इतिहास है, बहुत सारे विद्वानों ने इसमें कार्य किया है।
तब जाकर के ये बृहत इतिहास है वो लिखा गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसके 6ठे खंड में रीतिकाल की भूमिका लिखी है। यानी प्रश्न आ सकता है कि जो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास है इसके रीतिकाल की भूमिका है वो किसने लिखी है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी है। कौन से खंड में लिखी है, तो 6ठे खंड में लिखी है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इसके अंतर्गत जो राजस्थानी साहित्य का इतिहास है वो लिखा है। यानी प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थानी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है। भागीरथ मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा। इसी हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास में हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसने लिखा, तो वो लिखा है भागीरथ मिश्र ने। हिंदी साहित्य का अतीत यह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखी। हमने पीछे भी पढ़ी कि हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। इन्होंने इसे 2 भागों में प्रकाशित करवाया है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन यह डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास यह डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। अब इसमें एक बात आप ध्यान रखना, याद रखने के लिए, यहाँ पर देखिए दर्शन और यहाँ पर देखिए लोचन। आप इसको इन शब्दों को कनेक्ट कर सकते हैं। दर्शन मानी देखना और लोचन मानी आंखों से देखना। आंख होता है लोचन मानी, तो इस प्रकार से आंखों से देखना, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिए हिंदी वीर काव्य टिक्कम सिंह तोमर का है। हिंदी साहित्य का इतिहास है वो डॉक्टर नगेंद्र सिंह का है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने भी कोई इतिहास नहीं लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह। उन्होंने केवल इसका संपादन करने का कार्य किया है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो नाम है इतिहास ग्रंथ का, वही नाम यहाँ पर इनका है, हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन इसका संपादन करने का कार्य किया है डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने। आधुनिक काल का नामकरण और काल विभाजन इन्होंने किया है। अब इनकी खास बात क्या है, यानी डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसा क्या काम किया है, तो आधुनिक काल का जो नामकरण है और काल विभाजन है। हमने पीछे देखा कि आदिकाल का किसने किया और भक्ति काल का किसने किया, रीतिकाल का किसने किया, वैसे ही आधुनिक काल का जो काल नामकरण और काल विभाजन का कार्य है वो डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने किया है। अब डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने जो नामकरण है वो काल विभाजन किस प्रकार से किया है ये देख लेते हैं। तो आदिकाल को उन्होंने 7वीं सदी मध्य से 14वीं सदी मध्य माना है। भक्ति काल को इन्होंने 14वीं सदी मध्य से 17वीं सदी मध्य माना है। रीतिकाल को इन्होंने 17वीं सदी मध्य से 19वीं सदी मध्य माना है। आधुनिक काल को इन्होंने 19वीं सदी से आगे तक माना है। एक बात ध्यान रखना, मध्य वाला जो शब्द है वो परीक्षा में अगर आता है तो आपको अगर याद ना रहे तो ध्यान में रखना, मध्य वाला शब्द है वो नगेंद्र ने इस्तेमाल किया है। फिर आता है आधुनिक काल का विभाजन। यानी हमने अभी ऊपर देखा है कि डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल का विभाजन करने का कार्य किया है। तो किस प्रकार से उन्होंने विभाजन किया है ये देखिए। उन्होंने पुनर्जागरण काल, आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन काल, इन भागों में विभाजित किया है। पुनर्जागरण काल का जो समय सीमा है वो क्या है, 1875 ईस्वी से 1900 ईस्वी। और जागरण सुधार काल यानी जिसको हम द्विवेदी युग भी कहते हैं, उसकी जो समय सीमा है वो 1900 से 1918 ईस्वी है। छायावाद है जो 1918 से 1938 ईस्वी है। प्रगतिवाद जिसको 1938 से 1943 ईस्वी। प्रयोगवाद 1943 से 1953 ईस्वी। नवलेखन काल है वो 1953 से आगे। अब आदिकाल को जो अलग अलग नाम दिया गया है, आदिकाल का जो नामकरण किन किन इतिहासकारों ने क्या क्या इसका नाम दिया है वो हम पढ़ते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने है वो इसका नाम है चारण काल दिया है। ये हमने पीछे भी देखा था कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका नाम है वो चारण काल रखा है। मिश्र बंधु को जब हमने पढ़ा तब हमने देखा था कि 5 कालों में विभाजित किया है और आरंभिक काल आदिकाल को आरंभिक काल कह रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भी हमने अच्छे से पूरा पढ़ा था इनके बारे में, तो उन्होंने संधि चारण काल आदिकाल को कहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी हमने पीछे पढ़ा कि आदिकाल को आदिकाल कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अब यहाँ तक तो जब आप पीछे पढ़ रहे थे तभी आपको याद हो गया होगा, और नहीं भी याद हुआ है तो आप इनको वहीं के वहीं याद करने का प्रयास करें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ याद नहीं होती है। अगर वहीं पर ही याद हो जाती है
तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी आसान हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब देखिए, अगर आपको यहाँ तक चीज़ें याद हो गई तो अब जो बाकी बची है वो कम है। तो अब हम जो बाकी बची चीज़ें हैं वो आसानी से याद रख सकते हैं। ये देखिए, शून्य काल है वो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। बीज वपन काल काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बीज वपन काल का महावीर प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अंधकाल है डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। अंधकार काल हो गया कमल कुल श्रेष्ठ। सिद्ध सामंत काल ये है राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। इसमें वी है और इसमें भी वी है, लेकिन वीरगाथा काल तो रामचंद्र शुक्ल का है। केवल वीर शब्द है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना है। अब परीक्षा में ज़्यादातर क्या आता है, ये देखिए, एक तो बीज वपन काल का पूछा जाता है और एक जो सिद्ध सामंत काल का है ये अधिकतर परीक्षाओं में आता है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, जो बीज वपन काल है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, जो सिद्ध सामंत काल है वो राहुल सांकृत्यायन का है। अब हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो आदिकाल की जो रचनाएं हैं वो कितनी हैं, वो 12 रचनाएं हैं। उसमें से जो 4 है वो अपभ्रंश की रचनाएं हैं और 8 है वो देश भाषा की रचनाएं हैं। यानी 12 रचनाएं कुल मानी है, उनमें से जो 4 है वो अपभ्रंश की है, 8 है वो देश भाषा की है। अपभ्रंश की 4 रचनाएं कौन कौन सी है, तो देखिए, हमीर रासो है सारंगधर की, विजयपाल रासो नल सिंह की, कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये दोनों विद्यापति की है। आगे फिर से रचनाएं आ जाएगी, लेकिन आपको एक मोटा मोटा ध्यान में रखना है कि शुक्ल जी ने 12 रचनाएं जो मानी है और उसमें से अपभ्रंश की कौन सी 4 रचनाएं मानी है और देश भाषा की 8 रचनाएं कौन सी है, ये फिर से आगे आएगी तो आपको याद हो जाएगी। जो देश भाषा की जो 8 रचनाएं हैं वो कौन सी है, खुमान रासो है, दलपत विजय है, पृथ्वीराज रासो है वो चंद बरदाई की है, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है, परमाल रासो जगनिक की है, बिसल देव रासो नरपति नाला की है, पदावली है वो विद्यापति की है, खुसरो की पहलिया है वो खुसरो की है। ये देखिए, विद्यापति की 2 अपभ्रंश में आ गई, ऊपर कीर्तिलता और कीर्ति पताका, एक यहाँ पर आ गई पदावली। इस तरह से 3 रचनाएं हैं शुक्ल जी ने मानी है, जिसमें से एक है वो देश भाषा की है, 2 है जो अपभ्रंश की है। एक यहाँ देखिए, आप दोनों रचनाएं थोड़ी सेम सेम लग रही है कि जय मयंक जस चंद्रिका और जय चंद्र प्रकाश। इसको याद रखने का, आप इनको कवि का नाम तो आपको याद रखना ही है, मतलब इनको 2-4 बार तो बोलना ही है कि जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है और भट्ट केदार की है। लेकिन कौन सी मधुकर कवि की है और कौन सी भट्ट केदार की है, इसमें थोड़ा सा अंतर हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जय मयंक में मैं अक्षर आ रहा है और यहाँ भी देखिए मैं अक्षर आ रहा है। तो इस प्रकार से इन दोनों को आप पकड़ सकते हो, इन दोनों को लिंक करके याद रख सकते हैं कि दोनों में से कौन सी किसकी है। इस तरह से आप याद रखने का इनको प्रयास करें। फिर आता है हिंदी का प्रथम कवि कौन है और किसको, कौन सा इतिहासकार किसको प्रथम कवि मानता है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार प्रथम कवि कौन है, तो स्वयंभू है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार प्रथम कवि कौन है, सरप्पा है। डॉक्टर जो गणपति चंद्र गुप्ता है उनके अनुसार प्रथम कवि कौन है, तो शालिभद्र सूरी है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार प्रथम कवि पुष्य या पुंडू है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मुंज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है अब्दुल रहमान है। बच्चन सिंह के अनुसार है विद्यापति। और इनकी जो समय सीमा यानी स्वयंभू का काल क्या है, स्वयंभू का समय क्या है, सरप्पा का समय क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। शालिभद्र सूरी का समय है 1184 ईस्वी। आगे हालांकि हम इनके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी, लेकिन अगर आप चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद करते चलें, मानो यहाँ पर केवल नाम ही आ रहे हैं और इनका जो है वो केवल इतनी सी चीज़ें आ रही, केवल नाम और इनका जो समय है और जो कौन से इतिहासकार है वो इनको मान रहे हैं, केवल इतना सा आ रहा है। तो इतना सा चीज़ें याद करने में आसानी होती है, बजाय इसके कि हम एक साथ पूरा बाद में याद करें। तो पहले इतनी चीज़ें याद करें, बाद में जब इनके बारे में डिटेल आएगी तो आपको इतनी चीज़ें याद होने के कारण वो चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और चीज़ें आसानी से याद होगी। तो इस प्रकार से आप इनको यहीं याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर है हिंदी की प्रथम रचना, ये कौन सी है, श्रावकाचार है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, देवसेन के द्वारा। कब की है, 933 ईस्वी की। हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो वो सरप्पा है 769 ईस्वी।
अब यहाँ देखिए रचना तो श्रावकाचार है, लेकिन कवि कौन है प्रथम, तो वो सरप्पा है। यानी सर्वमान्य रूप से रचना कौन सी है, तो वो श्रावकाचार है, और कवि कौन है, सरप्पा है। अब रचना जब यदि श्रावकाचार है तो कवि सरप्पा क्यों है, यानी कवि तो ये होने चाहिए ना फिर देवसेन। लेकिन इसका कारण क्या है, तो यहाँ देखिए यद्यपि हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा को माना जाता है, किंतु उनकी कोई रचना एकत्रित रूप में नहीं मिली है, सो हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार को माना जाता है। ये देखिए इनका जो समय है 769 है, जबकि इनका जो समय है श्रावकाचार का वो है 933 ईस्वी, यानी इनसे पहले ये हुए हैं सरप्पा। तो इस प्रकार से कवि तो प्रथम है वो सरप्पा हो गए, लेकिन इनकी कोई रचना है वो एकत्रित रूप में नहीं मिलती है, तो इस कारण से श्रावकाचार को है वो प्रथम रचना माना जाता है। अब हमने पढ़ लिया है, आगे का जो आदिकालीन साहित्य है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।